हे आई एम जयप्रकाश सिंह फ्रॉम संज्ञान इंग्लिश रानीगंज वेस्ट बंगाल। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक आप जानते ही हैं। ये हमारा नाउन का पार्ट 3 है, जहाँ हम नाउन के काइंड्स को फर्दर डिस्कस करेंगे। आज के वीडियोस में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर आपको याद हो तो काइंड्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक तरफ काउंटेबल और दूसरी तरफ अनकाउंटेबल। काउंटेबल वाले में फिर हम लोगों ने फर्दर पाया था कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन को, और अनकाउंटेबल पे हमने पाया था एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन को। तो सबसे पहले अनकाउंटेबल की जो कैटेगरी है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, यानी जिनका सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है, उनमें एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन होते हैं। तो उन्हीं में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, फिर आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखें। और इससे पहले अब तक तो आप ये पहचानना जरूर शुरू कर चुके होंगे कि नाउन, हर एक वर्ड नाउन होता है, बशर्ते कि वो सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट हो। अगर उसे पहचानना हो तो सबसे आसान सी ट्रिक मैं आपको दूं, आप क्वेश्चन कर लें हु से, व्हाट से और हुम से। हु, व्हाट और हुम का आंसर जो भी वर्ड दे रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि उस सेंटेंस में, वो वर्ड नाउन है। पिछले वीडियोस को जिन व्यूअरों ने नहीं देखा है, उन वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जरूर देखेंगे ताकि ये वाला भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए ज़्यादा समय ना व्यस्त करते हुए शुरू करते हैं। बात एब्स्ट्रैक्ट नाउन की करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसा कि हमने बात किया था, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। देखिए, डेफिनेशन भी मैंने लिख रखा है, और ये डेफिनेशन ही ऐसे हैं जिनसे आपके वो रूल और चीज़ें बनती रहेगी जिनको मैंने बताया है आपको कि रटना नहीं पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हर एक बच्चे जो अब तक रटते आए हैं, आप संज्ञान इंग्लिश के साथ बने रहे, आपको किसी तरह के रूल को रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। देखिए, हमने कहा है अ नाउन दैट कांट बी सीन और टच्ड, इट कैन ओनली बी फेल्ट। यानी वह नाउन जो देखा नहीं जा सकता है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है। इट हैज़ नो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, इनका कोई सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। इट इज़ जनरली यूज्ड विदाउट आर्टिकल्स, और ये जनरली आर्टिकल्स के बगैर यूज किए जाते हैं। जनरली मैंने कहा है, जनरली। बट अगर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट हो, सबसे पहले बात कर ले आर्टिकल क्या होते हैं, आपको पता है? जी हाँ, आपको पता है आर्टिकल्स अ, अन, द या दी होता है। उन्हें द कब कहा जाता है, दी कहा जाता है, कब कहा जाता है, ये डिस्कस हम जरूर करेंगे जब हम आर्टिकल्स को पढ़ रहे होंगे। तो ये जो तीन आर्टिकल है, ए एन, द और दी, जिसे कह रहे हैं, ए एन तो यूज होता है कोई के लिए, यानी इनडेफिनेट के अर्थ पे। जब स्पेसिफिक होता है तब द यूज होता है। तो स्पेसिफिक केस पे द यूज हो सकता है, और जनरल केस में जनरली कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को समझने के लिए दो चीजें बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझनी होगी कि कॉन्टेक्स्ट में चीजें कब जनरल कहलाती है और कब स्पेसिफिक कहलाती है। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि मेरे पास बुद्धिमानी है। मैंने कहा कि बुद्धिमानी सभी के पास होती है। ये दो बातें बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं, इसे समझना है हमें। चलिए, हम कुछ सेंटेंस यहाँ लिखे हैं तो उनके साथ समझते रहेंगे, और हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो डेफिनेशन हमने लिख रखा है उसी से ये चीज़ें अप्लाई होती रहेगी, चीज़ों को समझते रहेंगे। देखिए, पहला सेंटेंस मैंने लिखा है कि अ टीचर इज सपोज टू स्प्रेड द नॉलेज अमंग स्टूडेंट्स। अ टीचर इज सपोज टू स्प्रेड द नॉलेज अमंग स्टूडेंट। आप मुझे बताइए, ये जो कथन है, ये जनरल कॉन्टेक्स्ट का लग रहा है या स्पेसिफिक? ये बात जनरली है या स्पेसिफिक है? एक टीचर जो है वो स्टूडेंटों को नॉलेज इंपार्ट करेंगे, स्प्रेड करेंगे, यह बात बिल्कुल जनरल है। सब जगह, दुनिया जहान, हर जगह यह बात कही जा सकती है। तो ये जनरल कॉन्टेक्स्ट है। जब जनरल कॉन्टेक्स्ट है तो आप यहां देखिए कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन लग रहा है आपको? तो जी हां, नॉलेज। आप बात करेंगे कि जब ये जनरल कॉन्टेक्स्ट है तो नॉलेज अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? उनके साथ हम यूज नहीं करते कोई आर्टिकल्स, उनका कोई सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं होता। तो नॉलेज का सिंगुलर प्लूरल तो किया नहीं गया, ठीक है। उनके पहले आर्टिकल ए एन तो आएगा नहीं, क्योंकि वो सिंगुलर नहीं होते, प्लूरल नहीं है। तो अब ये द आएगा क्या? ये द तभी आता
अगर ये कोई स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट होता, एक टीचर जो है स्टूडेंट को नॉलेज स्प्रेड करेंगे, ये कैसा कथन है? एक जनरल कथन है जी। जनरल और स्पेसिफिक, इसकी समझ आपको लेनी होगी मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने के लिए। तो जैसा कि इस सेंटेंस को पढ़कर समझ में आ रहा है कि ये एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये एक जनरल कॉन्टेक्स्ट है, तो ये जो यहां आया हुआ द यूज हुआ है, ये इस सेंटेंस में नहीं होगा। ठीक है, आगे के सेंटेंस को देख लेते हैं। लेजीनेस इज अ स्लो पॉइजन विच इज नॉन टू एवरीबडी। वापस आप सेंटेंस को पढ़कर अब तो समझना शुरू कर ही चुके होंगे कि इस सेंटेंस में भी जो कॉन्टेक्स्ट है, जहां हमने लेजीनेस के बारे में जिक्र किया है कि वो एक स्लो पॉइजन है विच इज नॉन टू एवरीबॉडी, जो सबके द्वारा जाना जाता है, तो लेजीनेस तो हमेशा ही रहेगा स्लो पॉइजन। फिर से एक क्या है? जनरल कॉन्टेक्स्ट, एक जनरल कथन है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल जनरल है, कोई स्पेसिफिक बात नहीं है। तो यहां पर आया हुआ जो लेजीनेस है, सबसे पहले ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होते हैं? अप्लाई कीजिए फिर इस डेफिनेशन को कि वो सी नहीं किए जाते, टच नहीं किए जाते, ये तो पता ही है, फील किए जाते, लेजीनेस फील की जाती है, ये समझ में आ गई है। इट हैज नो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, तो प्लूरल बनाया नहीं गया, तो सिंगुलर भी नहीं होगा ना। तो जब सिंगुलर नहीं होगा तो आर्टिकल तो ऐसे ही नहीं आना है, ए और एन। और हमने ऐसे भी लिख रखा है कि आर्टिकल जनरली यूज नहीं होते हैं, तो जनरल कॉन्टेक्स्ट है, आर्टिकल जनरली यूज नहीं होंगे, तो यहां पर आया अ इस सेंटेंस में यूज नहीं होगा। अब ये जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। लेजीनेस इज अ स्लो पॉइजन विच इज नॉन टू एवरीबॉडी। तीसरा सेंटेंस जो रीड्स करता है, एवरीवन वांट्स टू विन द नेम एंड फेम। अब इस कथन को भी समझिए, अब तक तो आप समझ ही रहे होंगे। सभी कोई चाहते हैं क्या पाना? नेम एंड फेम, अपनी ख्याति पाना, है ना। नेम एंड फेम, ख्याति पाना सभी चाहते हैं, प्रसिद्धि और ख्याति सभी को मिले। तो फिर से ये जनरली कॉन्टेक्स्ट हुआ ना, क्योंकि ये प्रसिद्धि और ख्याति ये नाउन जो है इस कॉन्टेक्स्ट में हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखा। तो जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो ये जो कॉन्टेक्स्ट जनरल कॉन्टेक्स्ट है, तो नेम और फेम, किसी खास नेम और फेम की तो बात नहीं हो रही है। नेम फेम बिल्कुल कोई खास नेम और फेम की बात नहीं हो रही है, यानी कि कॉन्टेक्स्ट जो है स्पेसिफिक नहीं है, तो वापस आर्टिकल नहीं होना चाहिए था। अगर स्पेसिफिक होता तो दी आर्टिकल सिर्फ हो सकता था, लेकिन चूंकि ये स्पेसिफिक नहीं है तो वापस ये दी का होना यहां गलत है। अब ये स्टेटमेंट सही होगा हम जब इसे लिखेंगे, एवरीवन वांट्स टू विन नेम एंड फेम। जी, अब तक आप बिल्कुल समझना शुरू कर चुके हैं, तो चौथे वाले सेंटेंस को आप आसानी से समझ सकेंगे, जहां लिखा है इन आवर विलेज द पीपल आर जेलस ऑफ द नेम एंड फेम माई फ्रेंड रमन हैज। जरा समझने का प्रयास करेंगे कि हमने कहा है कि इन आवर विलेज, हमारे गांव पे जो लोग हैं। अब यहां देखिए पीपल के पहले मैंने द लगाया है, कॉमन नाउन में अभी नहीं पढ़ा रहा, मगर आया है तो जिक्र कर दूं। यहां पर ये ऐसा कॉमन नाउन है जो स्पेसिफिक हो गया है, क्योंकि किसी मेरे गांव के वो लोग हैं। ठीक है, कॉमन नाउन में इसे बिल्कुल फिर डिटेल्स में बात करेंगे। आगे देख लेते हैं, आर जेलस ऑफ द नेम एंड फेम माई फ्रेंड रमन हैज। द नेम ऑफ फेम माई फ्रेंड रमन हैज। अब यहां पर ये जो नेम और फेम है, ये कोई जनरल नेम और फेम तो नहीं है सबके लिए, सभी की प्रसिद्धि और सभी की ख्याति की तो बात नहीं हो रही है। ये उस प्रसिद्धि उस ख्याति की बात हो रही है जो मेरे फ्रेंड रमन के पास है। मतलब मेरे फ्रेंड रमन की जो नेम और फेम है, यानी ये स्पेसिफिक हो गया। अब आप समझना शुरू कर चुके होंगे स्पेसिफिक और जनरल कॉन्टेक्स्ट को। जितना जल्द आप जनरल और स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को समझना शुरू कर देंगे, उतनी ही जल्द आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन की समझ आने लगेगी, उसकी समझ आपको बिल्कुल पकड़ में आ जाएगी। तो यानी कि ये स्पेसिफिक है, तो यहां जो दी नेम एंड फेम यूज हुआ है ये बिल्कुल सही है। आगे ये सेंटेंस रीड्स करता है, यू हैव टू एक्सेप्ट द हार्ड वर्क इज की टू द सक्सेस। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट द हार्ड वर्क इज की टू द सक्सेस। अब इस सेंटेंस में आप बात कर रहे हैं कि हार्ड वर्क जो है वो सक्सेस के लिए की होता है।
तो आप सोचिए ना, ये जनरल कथन है, ये इसको तो आप अपने लिए जो है कि स्लोगन बना लीजिए, दुनिया जहान कहीं भी बोलिए, अमेरिका में भी ये बात चलेगी, हर जगह चलेगी, दुनिया भर में ये बात चलेगी कि आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हार्डवर्क जो है वो सक्सेस होता है की का मतलब सक्सेस की एक चाबी होती है की। तो ये फिर वापस जनरल कॉन्टेक्स्ट और इस सेंटेंस में सक्सेस आपका नाउन है एब्स्ट्रैक्ट और हार्डवर्क आपका नाउन है एब्स्ट्रैक्ट। अब इन दोनों के पहले आप यहाँ देखिए दी लगा है। सबसे पहले तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इनके पहले आर्टिकल लगना नहीं चाहिए। अगर आर्टिकल होगा तो द हो सकता है, लेकिन कब, अब तक आपको मैं समझा चुका हूँ कि जब वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट हो जाए। तो ये कॉन्टेक्स्ट तो स्पेसिफिक है नहीं, तो इसलिए इन जगह पे दोनों के साथ द नहीं होगा। सेंटेंस सही तब होगा जब हम कहेंगे यू हैव टू एक्सेप्ट दैट हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। देखिए एक छठा सेंटेंस मैंने ऊपर लिख रखा है इसलिए ताकि ये समझ आपको और अच्छी से आने लगे। जब मैंने लिखा है कि द सक्सेस ही हैज गॉट इज रेयर टू गेट, वापस आप देखिए जब हम कह रहे हैं कि द सक्सेस ही हैज गॉट इज रेयर टू गेट, इस सेंटेंस में ये वाला सक्सेस उस सक्सेस की बात हो रही है जो ये शख्स कोई ही उसके पास है। तो उसके पास उसके उपलब्ध हुई उसने जो पा ली है सक्सेस उसकी बात हो रही है, यानी ये सक्सेस किसी के पाई गई सक्सेस की बात हो रही है, यानी कि कोई स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ये सक्सेस यूज हो रहा है। तो क्या हो सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को स्पेसिफिक बनाने के लिए आर्टिकल द का यूज हो सकता है। तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप बिल्कुल समझ चुके हैं, ये मैं आशा करूंगा। तो चलिए अब बात मैटेरियल नाउन की कर लेते हैं। मैटेरियल नाउन नाम से समझ में आता है कि किसी मैटर का नेम, ये आपने तो पढ़ रखा होगा अब तक, लेकिन हम इसके डेफिनेशन को कुछ ऐसे कहेंगे कि मैटेरियल नाउन इज अ रॉ मटेरियल दैट द थिंग्स आर मेड ऑफ और फ्रॉम। हाँ, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम दोनों होता है। ये कब होता है, कैसे होता है, इसका डिस्कशन हम जरूर करेंगे। यानी कि वह नाउन मतलब कि मटेरियल नाउन वो मैटर होता है, रॉ मटेरियल, वो कच्चा मटेरियल जिससे कोई चीज बनी हो। आगे हमने कहा है कि इट हैज़ नो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, इनका कोई सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं होता है वापस, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म तो होता ही नहीं है। इट इज़ जनरली यूज्ड विदाउट आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स के बगैर यूज होते हैं। जो चीज़ें मैंने पहले के वीडियो में समझाई थी आपको अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल की, वही बातें मैं लिख रहा हूँ और वही चीज़ें अप्लाई होगी, इसीलिए ऐसा डिफिनेशन में लिख रहा हूँ। जो चीज़ें अप्लाई होगी, जो आपके लिए रूल्स बनेंगे, जो कॉन्सेप्ट बनेंगे, जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेंगे। और हमने कहा इट इज़ ऑलवेज वेड और मेजर्ड, इसको या तो तौला या तो मापा जाता है। ये चीज़ें सिर्फ ध्यान में रखनी है मटेरियल नाउन को समझ जाने के लिए। चलिए कुछ सेंटेंस करते हैं, तब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं। मैंने लिखा है यहाँ द मिल्क इज़ वाइट। अब मुझे आप बताइए इस सेंटेंस में जब मैंने द मिल्क इज़ वाइट कहा है तो आप क्या मिल्क को ऐसा कहेंगे कि मिल्क वाइट होता है या मिल्क वाइट है? मिल्क वाइट है और मिल्क वाइट होता है, दोनों बिल्कुल अलग अलग बात है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है अगर अच्छी तरह से समझे तो मिल्क वाइट है क्यों कहना? मिल्क तो हमेशा वाइट होता है, हर समय वाइट होता है। क्या यहाँ वाइट है और कभी वाइट नहीं होगा किसी जगह पे मिल्क? तो ये फिर से वापस याद कीजिए, मैं स्पेसिफिक और जनरल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा था, तो वापस फिर से ये एक जनरल कॉन्टेक्स्ट है। तो जनरल कॉन्टेक्स्ट में जो है हमने मिल्क के पहले आर्टिकल द लगा दिया है जो कि गलत है। तो सेंटेंस सही होगा मिल्क इज वाइट। अब दूसरा सेंटेंस जो रीड्स करता है द मिल्क इज हॉट। अब बताइए मुझे कि ये मिल्क हॉट है, मिल्क हॉट होता है, मिल्क हॉट है या मिल्क हॉट होता है? ऐसा आप बिल्कुल समझ चुके होंगे अब तक कि यहाँ का जो कथन है ये जनरल नहीं हो सकता, क्योंकि जनरली मिल्क हॉट नहीं होता। हमेशा से थोड़ा बेकरी से लेके आए या ग्वाला देकर गया तो दूध पहले से गर्म है, गर्म करना होता है ना। तो यानी कि यहाँ पर
उस मिल्क की बात हो रही है जिसको बोलने वाला भी जान रहा है, सुनने वाला भी जान रहा है, लिखने वाला जान रहा है और देखने वाला जान रहा है कि यहाँ उस किसी मिल्क की, खास मिल्क की बात हो रही है जो किसी पात्र में रखा हुआ होगा, या वो दिखाते हुए जान रहा है श्रोता भी, सुनने वाला भी और वक्ता भी, बोलने वाला भी। तो ये मिल्क यहाँ पर कोई खास मिल्क है, तो इसीलिए यहाँ जो द लगा है ये बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस रीड्स करता है द वाटर इज डर्टी। अब मुझे बताइए, आप तो अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि ये कॉन्टेक्स्ट जो है जनरल नहीं हो सकता, क्योंकि पानी हमेशा गंदा होता है ऐसा तो नहीं है। कहीं का पानी साफ भी होता है, बहुत स्वच्छ होता है, कहीं का बहुत गंदा होता है। तो ये जनरल कॉन्टेक्स्ट है नहीं। तो जब जनरल कॉन्टेक्स्ट है नहीं तो वाटर आपका मटेरियल नाउन और इस मटेरियल नाउन के पहले द लगना गलत होगा। चौथे वाले सेंटेंस जो रीड्स करता है द वाटर इज टेस्टलेस, बिल्कुल यहां टेस्टलेस है तो पटना में तो पानी थोड़ी दूसरे कोई बिल्कुल अलग स्वाद को, यहाँ थोड़ा अंतर हो जाता है लेकिन वो स्वाद उस पर आ जाएगी कुछ अलग सी, मीठा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, वो जो है कि अलग सा स्वाद आ जाएगा, ऐसा तो नहीं। वापस ये जनरल कॉन्टेक्स्ट है, ये कहीं भी कहा जा सकता है, अमेरिका में भी कहा जा सकता है जाकर के कि पानी जो है वो टेस्टलेस होता है। फिर से ये जनरल कॉन्टेक्स्ट है, तो इसका यहाँ द का होना जो है सही है या गलत? ये जनरल है तो द का होना बिल्कुल सही है जी। आगे देखते हैं, ये सेंटेंस हमने लिखा है कि ही थ्रू 2 स्टोन्स इन द रिवर एंड रेन अवे। ही थ्रू 2 स्टोन्स इन द रिवर, हाँ यहाँ इन द रिवर होगा, इनटू द रिवर नहीं होगा। ऐसे जनरली चीज़ें इनटू होती क्योंकि वो उसके तरफ जा रही है गति में, वेग में। प्रपोजिशन जब हम पढ़ेंगे तो इनको डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जैसे कि थ्रू के बाद इनटू नहीं आता है। पढ़ेंगे हम, जब प्रपोजिशन पढ़ेंगे तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो ये सेंटेंस आप नहीं सोचेंगे कि यहाँ इनटू होना चाहिए, ये इन ही सही लिखा हुआ है। तो ही थ्रू 2 स्टोन्स इन द रिवर एंड रेन अवे। अब इस सेंटेंस में आप देखिए कि किसी ने जो है स्टोन को फेंका रिवर पर और भाग गया। तो यहाँ जो मटेरियल नाउन स्टोन है, अब इसको हमने टू कहा है, तो आप देखेंगे कि ये मटेरियल है या नहीं। मटेरियल कब होगा, कब होगा? आप आ जाइए अपने डेफिनेशन को अप्लाई कीजिए। मटेरियल तब होगा जब वो रॉ मटेरियल होगा जिससे कोई चीज बनी हो। क्या इस सेंटेंस में स्टोन से कोई चीज बन रहा है, ऐसा पता चल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट में ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये 2 स्टोन्स उन स्टोनों की बात हो रही है जो पहले से अपने से बना हुआ एक कॉमन सी चीज है, कॉमन नाउन है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था जो चीज़ें अपने स्पेसिफिक चीज में ना हो कर कुछ और हो जाए तो वो कॉमन हो जाती है। यहीं से सब चीज़ शुरू होती है। दुनिया का हर चीज़ कॉमन पहले होता है, बाद में अपने अपने स्पेसिफिक कैटेगरी को रखता है। तो ये यहाँ पर जो स्टोन है ये कॉमन है, तो कॉमन आपके काउंटेबल हो सकते हैं, जो मैं कॉमन पढ़ा नहीं रहा, लेकिन इसमें समझाने की बिल्कुल ज़रूरत पड़ गई है कि वे काउंटेबल हो सकते, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते, जब 2 हो सकते स्टोन्स भी हो सकते, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब यहाँ नेक्स्ट वाला सेंटेंस रीड्स करता है कि दैट ब्यूटीफुल पैलेस वॉज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। वो खूबसूरत सी महल जो है पत्थरों की बनी है। हिंदी में पत्थरों कह दें आप, सही लग रहा है लेकिन गलत होता है। क्यों? समझिए। इंग्लिश में तो खास करके समझ लेंगे कि दैट ब्यूटीफुल पैलेस वॉज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। इस सेंटेंस में जब हमने कहा है कि वो पैलेस स्टोन का बना है, तो आप फिर समझ जाइए मटेरियल हो गया, क्योंकि इससे कोई चीज़ बनी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में स्टोन से महल बना है, तो स्टोन मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन कैसा होता है? मटेरियल नाउन ना ही सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल फॉर्म होता है। तो जब वो सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है तो फिर ये प्लूरल कैसे हो जाएगा? तो इस सेंटेंस में हमें सही लिखने के लिए, सही कहने के लिए लिखना होगा दैट ब्यूटीफुल पैलेस वॉज बिल्ट ऑफ स्टोन, नॉट स्टोन्स। ओके, ये जो सेंटेंस लिखा है ये देखिए जो है कि एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है, और इससे थोड़ा अच्छी तरीके से समझेंगे, मटेरियल नाउन की समझ को अपना जो है बिल्कुल अच्छी करेंगे। द कॉइन्स वर मेड ऑफ एन अलॉय हाफ द कॉपर एंड हाफ द गोल्ड।
इसको मैंने 4 भागों में बांट दिया है। जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपके आते हैं क्या करने के, एरर स्पॉटिंग के, एरर ढूंढने के। तो पहला पार्ट द कॉइन्स वर मेड, दूसरे पार्ट को मैंने बांट दिया ऑफ एन अलॉय, हाफ द कॉपर एंड हाफ द गोल्ड, ये तीसरा पार्ट है। और डी नो एरर है। आप इसे पढ़कर ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पर अलॉय जो है, अलॉय क्या होता है आपको पता है, दो धातुओं से बनी हुई धातु को मिश्र धातु कहते हैं। तो ये भी बनी हुई चीज है, तो इससे कुछ बनता है। हमने कहा कि द कॉइन्स वेयर मेड ऑफ, तो कॉइन्स बना हुआ है एलॉय से, तो एलॉय जो है मटेरियल नाउन हो गया। वापस ये एलॉय बना हुआ किससे, कि हाफ द कॉपर एंड हाफ द गोल्ड। बात को समझिएगा, मैं फिर से समझाऊं आपको, यहां पर जो बात पर मैं जोर देना चाह रहा हूं उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। इस सेंटेंस में कॉइन्स बना है एलॉय से, तो एलॉय कॉइन्स के लिए, कॉइन्स की बनने की चीज यानी कि मटेरियल हो गया। जो मटेरियल का आपका डेफिनेशन है कि मटेरियल नाउन किसी चीज को बना, किसी चीज जिससे बना हुआ होता है। तो कॉइन्स बने हुए हैं एलॉय से, तो एलॉय मटेरियल हो गया। और ये एलॉय बना हुआ है कॉपर और गोल्ड से, यानी कि इस सेंटेंस में दो मटेरियल, दो तरह के मटेरियल है, एक एलॉय और एक कॉपर एंड गोल्ड भी मटेरियल है एलॉय का। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको लग रहा होगा फिर सर कि द कॉइन्स वर मेड ऑफ एन एलॉय। अब एलॉय के पहले एन कहना गलत होगा, ये आपको लग रहा है, जो कि आपको गलत नहीं लग रहा है। लेकिन सेंटेंस को पूरी अच्छी तरीके से अगर देखेंगे तो समझेंगे कि ये एलॉय भी तो बना है हाफ द कॉपर एंड हाफ द गोल्ड। ये कॉपर और गोल्ड जो हाफ हाफ है वो इस एलॉय का मटेरियल है। और इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में बेस मटेरियल कौन है, तो बेस मटेरियल है हाफ द कॉपर हाफ द गोल्ड, जिससे एलॉय बना है और उस एलॉय से कॉइन बना है। तो इसीलिए यहाँ पर जो कॉपर और हाफ गोल्ड है ये मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के डेफिनेशन को यहाँ लागू कर देंगे इस वाले मटेरियल के लिए जो कि मेन मटेरियल है इस पूरे सेंटेंस में। उसके पहले ये जनरल कॉन्टेक्स्ट है, तो ये द यहाँ यूज नहीं होगा। हम क्या कहेंगे, द कॉइन्स वर मेड ऑफ एन अलॉय हाफ कॉपर एंड हाफ गोल्ड। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर से कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और पास में ही नोटिफिकेशन के बेल बटन को अवश्य दबा ले, ताकि आपको हमारे इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और फिर से मैं कहूँगा, हमारा कारोबार जो चल रहा है ये चलता रहेगा। आने वाले वीडियो तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।